एक दूर दराज के गांव में रामेश्वर नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन आंखों में अब भी अपनी तीनों बेटियों के लिए एक सुनहरा सपना पलता था। उसकी तीन बेटियां थी, सीमा, रीमा और दीपा। तीनों जवान थी, सुंदर थी, समझदार भी थी, लेकिन किस्मत ने जैसे उनके दरवाजे पर दस्तक देना ही छोड़ दिया था। रामेश्वर की जिंदगी खेती से गुजरती थी, लेकिन अब खेत सूख चुके थे, बैल बूढ़े हो चुके थे और कर्ज का बोझ दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। गांव वाले पहले तो मदद करते रहे, फिर धीरे धीरे बातें करने लगे। ब्याह के लायक तीन बेटियां हैं, पर कोई साधन नहीं, कोई आस नहीं। सीमा सबसे बड़ी थी, उम्र उसकी 25 के पार जा चुकी थी। वह अपने पिता का काम बांटने लगी थी। सुबह उठकर चूल्हा जलाती, फिर खेतों में जाकर मजदूरी करती। रीमा थोड़ी शरारती थी, पर अंदर से बेहद भावुक। वह गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। तीसरी और सबसे छोटी दीपा तो बस ख्वाबों में जीती थी। उसे गाने और कविता लिखने का शौक था। वह हर शाम गांव के तालाब किनारे बैठकर गीत गुनगुनाती। एक दिन गांव में एक जुलूस निकला। दूर शहर से कोई बड़ा नेता आया था, जिसके साथ कुछ मीडिया वाले और समाज सेवक भी आए थे। गांव वालों की समस्याएं सुनी जा रही थी। रीमा ने हिम्मत की और मंच पर जा खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, हमारे गांव में न बिजली है, न पानी, और न ही गरीबों की बेटियों के लिए कोई आस। मेरे पिता बूढ़े हैं, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। क्या गरीब की बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं? पूरा गांव सन्न रह गया। कैमरे रीमा की तरफ घूम गए। अगले दिन वही खबर टीवी पर चलने लगी। गरीब किसान की बेटी की पुकार, सरकार से सवाल। बात ऊपर तक पहुंच गई। अचानक से गांव में चहल पहल बढ़ गई। जिलाधिकारी खुद आए, घर घर सर्वे शुरू हुआ। रामेश्वर का नाम भी सूची में आया। उन्हें कुछ सरकारी सहायता मिली और उसकी तीनों बेटियों के लिए कौशल विकास की योजना में दाखिला भी हो गया। सीमा को दर्जी का काम सिखाया गया। उसने जल्द ही गांव की पहली महिला सिलाई केंद्र की शुरुआत की। रीमा को अध्यापन में प्रशिक्षण मिला और वह प्राथमिक स्कूल की स्थायी शिक्षिका बन गई। दीपा को संगीत संस्थान से स्कॉलरशिप मिल गई। वह शहर जाकर संगीत की पढ़ाई करने लगी। कुछ वर्षों में गांव के हालात बदले, लेकिन रामेश्वर अब भी उसी पुराने खाट पर बैठा, अपने छड़ी के सहारे दरवाजे पर बैठा बेटियों की राह देखता था। एक दिन दीपा लौटी। उसने रेडियो पर अपना पहला गाना सुनाया और जब पिता ने पूछा, किसकी आवाज है ये, तो दीपा ने कहा, आपकी छोटी दीपा की। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसी शाम सीमा ने उसे अपने हाथों से सिले कपड़े पहनाए। रीमा ने स्कूल के बच्चों को रामेश्वर के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित किया और दीपा ने एक गीत लिखा, जिसकी बेटियां हौसले में जीती है, उनके पिता कभी लाचार नहीं होते। गांव में पहली बार रामेश्वर के नाम का सम्मान हुआ। पंचायत ने उसे गांव का प्रेरणा स्रोत घोषित किया। अब लोग बेटियों को देख कहते, रामेश्वर की बेटियां हैं, चमत्कार कर देती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार में आगे बढ़ा सकता हूं। बेटियों की आगे की जिंदगी, उनके सपनों, संघर्षों और बदलावों के साथ। हम में अब लोग रामेश्वर को सिर्फ एक गरीब किसान नहीं, बल्कि उन बेटियों का पिता मानने लगे थे जिन्होंने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। सीमा के सिलाई केंद्र में अब सिर्फ गांव की ही नहीं, पास पड़ोस की लड़कियां भी सीखने आने लगी थीं। उसने महिलाओं के लिए मासिक मेले की शुरुआत की थी, जहां हर किसी को अपने हुनर को बेचने का अवसर मिलता था। रीमा ने स्कूल में नई पद्धति से पढ़ाना शुरू किया। उसने पुराने डर्रे को बदलते हुए बच्चों को खेल खेल में सिखाने का तरीका अपनाया। बच्चे अब स्कूल भागकर आते थे और गांव के बुजुर्ग कहते, आजकल के बच्चे तो रीमा दीदी से ही बड़े हो गए हैं। दीपा ने जब संगीत में डिप्लोमा पूरा किया तो उसकी मुलाकात एक मशहूर संगीतकार से हुई। उस संगीतकार को दीपा की आवाज में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू सुनाई दी। उसने तुरंत ही दीपा को अपने अगले प्रोजेक्ट में गाने का प्रस्ताव दिया। दीपा ने अपनी पहली एल्बम में उन सभी लोकगीतों को शामिल किया जिन्हें वह बचपन में दादी से सुना करती थी। उसकी आवाज ने देश भर में पहचान बनाई। दीपा ने एल्बम की पहली प्रति पोस्ट से अपने पिता को भेजी और खत में लिखा, बाबा, ये सब आपके विश्वास की वजह से संभव हुआ। उधर गांव में रामेश्वर की तबीयत थोड़ी ढीली रहने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। जब भी कोई पूछता, रामेश्वर चाचा कैसी तबीयत है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटियां 3 दिशाएं हैं जिनकी रोशनी अब पूरी दुनिया देख रही है। गांव के लोग अब अपने बच्चों को रामेश्वर के घर ले जाते ताकि उन्हें बताया जा सके कि मेहनत
संघर्ष और संस्कार कैसे किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। एक दिन रामेश्वर को गांव के प्रधान की तरफ से बुलावा आया। पंचायत भवन में उसके लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सभी बेटियां भी उस दिन एक साथ आई थीं। दीपा ने उसी दिन एक नया गीत गाया जिसमें उसने गांव पिता और बेटी के रिश्ते को शब्दों में पिरोया। गाने की आखिरी पंक्ति थी, जिसने सिखाया खुद पर भरोसा, वह है बाबुल हमारा। सम्मान समारोह के बाद दीपा ने पिता से कहा, अब आपको कहीं भी काम नहीं करना है बाबा, हम सब मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे। आपका खेत फिर से हरा होगा। सीमा ने शहर से ट्रैक्टर भिजवाया और गांव में पहली बार किसी महिला द्वारा ट्रैक्टर चलाने का दृश्य देखा गया। रीमा ने गांव की पठनशाला को इंटर स्कूल में बदलने का प्रस्ताव रखा और खुद फंडिंग शुरू की। रामेश्वर ने अपनी छड़ी एक कोने में रख दी थी। अब उसे सहारे की जरूरत नहीं थी। उसके पास अब 3 मजबूत बेटियां थीं जो उसके सहारे बन चुकी थीं। गांव के बच्चों ने रामेश्वर की जीवनी पर एक नाटक तैयार किया जिसका नाम था बाबा और 3 रोशनी। उस दिन रामेश्वर सबसे पहली पंक्ति में बैठा था, आंखों में नमी पर चेहरे पर एक संतोष, जैसे उसने जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली हो। उधर दीपा का अगला एल्बम अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा जा रहा था। सीमा के सिलाई केंद्र ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और सरकार ने उसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा। रीमा की स्कूल की तस्वीरें अब शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर लग चुकी थीं। रामेश्वर की कहानी अब केवल एक किसान की नहीं रही थी, वह एक प्रतीक बन गया था, उस पिता का जो लाचार था लेकिन कभी हार नहीं माना। उसकी 3 बेटियां आज अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी की मिसाल बन चुकी थी और गांव के हर घर में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। कोई दीपा बनना चाहता था, कोई सीमा, कोई रीमा। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को और भी गहराई तक ले जा सकता हूं, अगली पीढ़ी की यात्रा के साथ। बताइए आगे लिखूं? दीपा ने जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गाना शुरू किया तो उसकी आवाज गांव की सीमाओं को पार कर पूरे देश में गूंजने लगी। उसने अपने हर गाने में अपने गांव की मिट्टी, अपनी बोली और अपनी परंपराओं को सजाया। लोग उसकी आवाज में एक अपनापन महसूस करने लगे। एक बड़ा संगीत महोत्सव मुंबई में आयोजित हुआ जिसमें दीपा को मुख्य गायिका के रूप में बुलाया गया। उस रात उसने मंच पर आने से पहले अपनी चिट्ठी निकाली जो बाबा ने उसे पहली बार शहर जाते समय दी थी। वह आज भी उसके पास थी, थोड़ी मुरझाई हुई, मगर शब्दों में अब भी वही गर्मजोशी। उस कार्यक्रम में जब दीपा ने गाना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज में एक ऐसी आत्मा थी जिसने हर किसी को भीतर तक छू लिया। कार्यक्रम के बाद दीपा से इंटरव्यू लिया गया और जब पूछा गया कि सफलता का श्रेय किसे देती है तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, बाबा। उधर गांव में सीमा ने अपने सिलाई केंद्र को एक छोटे कारखाने में बदल दिया था। अब वहां गांव की लगभग 40 औरतें काम करती थीं। उनके बनाए कपड़े शहरों के मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने लगे थे। सीमा ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि हुनर अगर घर से शुरू हो तो दुनिया तक पहुंच सकता है। उसकी अगली योजना थी गांव की लड़कियों के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण संस्थान खोलना। रीमा ने अपने स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदलने का कार्य शुरू कर दिया था। उसने खुद शिक्षक नियुक्त किए, सरकार से सहायता ली और गांव के युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगी। अब वहां कंप्यूटर लैब भी थी, पुस्तकालय भी, और हर शनिवार को प्रेरक भाषणों की श्रृंखला होती थी। रीमा ने पूरे ब्लॉक में पहला ऐसा स्कूल खड़ा किया था जहां लड़कियों की उपस्थिति लड़कों से ज्यादा थी। रामेश्वर अब भी हर सुबह तालाब किनारे टहलने जाता था। वहां बच्चे उसे घेर लेते और वह मुस्कुराते हुए कहता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खेती मेरी बेटियां हैं जिनका फल पूरी दुनिया खा रही है। गांव में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता तो लोग कहते, इसे दीपा, सीमा या रीमा बनाना है। एक दिन दीपा ने गांव लौटने का निश्चय किया। उसने वहां एक संगीत विद्यालय की स्थापना की। वह चाहती थी कि गांव की बच्चियां भी संगीत में अपना नाम करे, उनके पास साधन हो, मंच हो और सबसे जरूरी कोई उन्हें विश्वास दिलाने वाला हो। वह खुद वहां सप्ताह में 2 दिन पढ़ाने आने लगी। उसका पहला छात्र वही लड़की थी जो कभी उसके गीत गुनगुनाया करती थी, तालाब किनारे। सीमा ने एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया जिसमें पूरे राज्य के कारीगरों को आमंत्रित किया गया। मीडिया ने इसे गांव से ग्लोबल नाम से कवरेज दिया। वह अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसके नाम पर एक महिला उद्यमिता योजना भी शुरू हुई थी। रीमा ने डिजिटल लर्निंग की शुरुआत की।
उसके प्रयासों से गांव के बच्चे अब वीडियो कॉल के जरिए देश विदेश के शिक्षकों से पढ़ाई करने लगे थे। उसने सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए स्कूल में कंप्यूटर कक्ष बनाए। रामेश्वर एक दिन चारपाई पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। हवा में दीपा का कोई गीत बह रहा था। कहीं पास से बच्चों की पढ़ाई की आवाज आ रही थी और सिलाई मशीनों की गूंज पूरे आंगन में फैल रही थी। उसने आंखें बंद की और दिल में एक संतोष की लहर दौड़ गई। उस बूढ़े ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, पर किस्मत ने उसे वह सब दे दिया जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। दीपा के संगीत विद्यालय में एक बोर्ड टंगा था जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो वह दीप होती है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है।